चलिए, तो हम लोग सब देख रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन में क्या पढ़ना है? तो ग्रेविटेशन सबसे पहले तो न्यूटन को दिखा वहां पे, जो सेब जो गिरा था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और सेब नीचे की ओर गिरा था, तो वो ये सोचने लगा था कि आखिर वो सेब नीचे किस तरह से गिरा। तो वही वहां से फिर गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में न्यूटन ने बताया था। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में वहां से बताया गया था। तो फिर इससे ये पता चल रहा कि वो बल लग रहा है, पृथ्वी जो है वो किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, फिर वो नीचे आ जा रहा है। तो वो नीचे क्यों आ रहा है? इसका मतलब है पृथ्वी जो है वो एक तरह का बल लगा रहा है, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, या ग्रेविटेशन यहाँ पे हम लोग कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे आया कि क्या सिर्फ पृथ्वी ही किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, ऐसा यहाँ पर देखा गया, या फिर ब्रह्मांड में बहुत सारा वस्तु है, वो सारा वस्तु एक दूसरे को खींचता है। तो बाद में ये निष्कर्ष निकला कि ब्रह्मांड का, पूरा विश्व का कोई भी दो वस्तु जो है वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, दूसरे को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग, ठीक है, कोई भी वस्तु को हम ऊपर से गिरा रहे हैं, तो ये वस्तु कहाँ जा रहा है? नीचे की ओर गिरा। ये नीचे की ओर आ रहा है, तो अर्थ इसको क्या कर रहा है? अर्थ जो है ये इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो अर्थ इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जिससे वो नीचे की ओर गिर पा रहा है। तो ये सब क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये सारा काम हो पा रहा है। ठीक है, फिर ठीक है, जैसे ये देखिए, आपका क्या कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? आवाज सही से नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा आपका? कुछ बोल रहे हैं क्या होती प्रिया? यस सर, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है आपका। साउंड खराब है। ब्लूटूथ भी ऑफ कर दिए। साउंड क्लियर नहीं है। अब ठीक है। ये ग्रेविटेशन क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिससे वो हम लोग किसी वस्तु को अपनी ओर खींचते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, बहुत सारा पॉइंट लिखा हुआ है कि ऊंचाई से गिराए गए पत्थर पृथ्वी की ओर गिरता है, क्योंकि पृथ्वी पत्थर को अपनी ओर आकर्षित करता है, गुरुत्व नामक लगाती है, जिसे गिरती है वो नीचे की ओर। ठीक है, फिर और भी पॉइंट है आपका। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल को रोकने के लिए, फिर पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है। देखिए कितना बड़ा ये बात है कि पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है हम लोग का, वायुमंडल से ही हम लोग को रहना बहुत जरूरी है। पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, तो ये क्या कर रहा है कि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल को रोकने के लिए, पृथ्वी पर वर्षा कराने के लिए, नदियों में जल के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है। तो गुरुत्व बल के कारण कितना सारा काम हो रहा है। नदियों में जल का जो प्रवाह हो रहा है वो भी गुरुत्व बल के कारण हो रहा है। यह पृथ्वी का गुरुत्वीय बल ही है जो पृथ्वी पर अडिग बनाए रखता है। तो ये सारा चीज अब आकर्षित किए हुए हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब है। जो भी भारी गैस है वो पृथ्वी के नजदीक है, जो हल्का गैस है वो पृथ्वी से दूर है। तो ये वायुमंडल का जो आवरण बना हुआ है वो सब के लिए भी क्या हो रहा है? गुरुत्व बल के कारण ही ऐसा हो रहा है। फिर कहता है विश्व में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। विश्व का जो प्रत्येक वस्तु है वो एक दूसरे को क्या करती है? आकर्षित करती है। तो इसमें देखिए लैंग्वेज बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लैंग्वेज लिख नहीं रहे हैं, तो हम बुक का ही भेज देंगे। इसमें अंडरलाइन वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो विश्व में प्रत्येक वस्तु क्या करता है? एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो विश्व का प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करता है। न्यूटन के अनुसार विश्व के प्रत्येक वस्तु एक निश्चित बल से प्रत्येक वस्तु को आकर्षित करती है। बल जिससे दो वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है गुरुत्व बल कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि अगर ये अर्थ जो है वो, मान लो ये एप्पल को अट्रैक्ट किया, अर्थ जो है वो एप्पल को अट्रैक्ट किया, तो ये एप्पल जो है वो अर्थ को क्यों नहीं अपनी ओर अट्रैक्ट किया? क्योंकि न्यूटन का जो तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया बल के लिए विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होता है। तो जितना बल ये सेव पर पृथ्वी लगाया, सेम उतना ही बल इस पृथ्वी पर सेव लगाया। तो यहाँ पे सेव लगाया, तो यहाँ पर हम F इक्वल टू, दोनों का फोर्स क्या है? बराबर है। दोनों एक फोर्स लगाया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया यहाँ पे।
तो दोनों का फोर्स बराबर है, तो F इक्वल टू यहाँ पे मास ऑफ m में होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, F बाई m। अब एक्सेलरेशन इक्वल टू F बाई m हम लोग कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मान लीजिए कि मास हो गया ये एप्पल का हो गया, ठीक है। और फिर एक्सेलरेशन इक्वल टू F बाई मास हम लोग देख रहे हैं अर्थ का, अर्थ का मास लेते हैं, तो ये क्या है, ये बहुत बड़ा होता है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि फोर्स जितना लग रहा है वो तो दोनों पे बराबर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे मास क्या हो गया, अर्थ का बहुत ज्यादा हो गया, तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा हो जाने के कारण एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत कम होगा। इसलिए इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो लगभग क्या होगा, 0 होगा अर्थ का एक्सेलरेशन। लेकिन ये एप्पल का एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की ओर अपना ये एक्सेलरेशन से नीचे की ओर गिर रहा है, और ए इक्वल टू यहाँ से क्या होता है, जी। अभी हम लोग आगे बताएंगे जी क्या होता है। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, दोनों एक दूसरे पे बल लगा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, सिर्फ एप्पल नीचे गिर रहा है, पृथ्वी ऊपर की ओर नहीं जा रहा है। तो पृथ्वी इसलिए ऊपर की ओर नहीं जा रहा है क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि एप्पल जो है वो पृथ्वी पे फोर्स नहीं लगाया, एप्पल जो है सेब जो है वो अर्थ पे भी फोर्स लगा रहा है, पृथ्वी पे भी फोर्स लगा रहा है, जिससे वो पृथ्वी का मास ज्यादा होने के कारण ये इसके तरफ नहीं अट्रैक्ट हो पा रहा है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे दिया है कि यदि वस्तुओं में द्रव्यमान कम होते हैं तो उसके बीच गुरुत्वीय बल काफी कम होते हैं। चलिए, बहुत ज्यादा कम है द्रव्यमान तो गुरुत्वीय बल बहुत कम होता है। जैसे हम लोग हैं, दो मनुष्य है, तो दो मनुष्य एक दूसरे को क्यों नहीं एक दूसरे की ओर खींच रहा है, क्योंकि हम लोग का मास बहुत कम है, तो हम लोग के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो बहुत कम लग रहा है, नहीं के बराबर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो यहाँ पे ये गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है, इसलिए हम लोग उसको नेग्लिजिबल, अर्थ के कंपेयर, जैसे ये सब गुरुत्वाकर्षण बल का ज्यादा अर्थ हो गया, या एक ग्रह का दूसरे ग्रह पे लगा रहा है, या सूर्य और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो वो सब में ज्यादा यूज यहाँ पे होता है। लेकिन हम लोग का जो मास है वो छोटा छोटा पिंड है, केजी कुछ नहीं है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मास होता है उसके लिए। यदि वस्तुओं में एक काफी बड़ा होता है तो गुरुत्वीय बल काफी अधिक हो जाता है। चलिए, सब कोई पॉइंट नहीं है। अब चलिए गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम लोग देखते हैं। फिर ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या क्या होता है, तो चंद्रमा जो है वो क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। किसी वस्तु को जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो फिर नीचे आता है, वो सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ये सब हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण बल का। फिर ये देखिए, हम लोग ये बताए थे, सर्कुलर मोशन पढ़ाए थे, तो सर्कुलर मोशन में हम बता रहे थे कि कोई रस्सी को हम इस तरह से पत्थर में बांध करके घुमा रहे हैं, तो रस्सी में पत्थर को बांध करके जब हम घुमा रहे हैं तो वो घूम क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये रस्सी जो है वो टेंशन फोर्स इसको बोलते हैं, इसमें टेंशन फोर्स आता है, वो क्या होता है, वही उसमें अभिकेंद्रीय बल दे रहा है। ये रस्सी के कारण इसमें अभिकेंद्रीय बल मिल रहा है, जिसके कारण ये जो पत्थर है वो क्या हो रहा है, घूम रहा है। इसमें रस्सी में अभिकेंद्रीय बल मिलने के कारण ये पत्थर घूम रहा है। तो यहाँ पे किसी भी चीज को वृत्तीय पथ पे घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल की जरूरत होता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, और ये दिशा में परिवर्तन होता है, तो ये सर्कुलर मोशन में बताए थे कि दिशा में परिवर्तन होता है जिसके कारण वेग में परिवर्तन होता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में जो स्पीड होता है, वेलोसिटी, स्पीड वो कांस्टेंट रहता है, पर डायरेक्शन में चेंज होने के कारण क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज होता है। बल केंद्र, जो बल केंद्र की ओर लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और ये, चलिए, कहीं पे भी हमको वेलोसिटी देखना है तो उसका वेलोसिटी किधर होगा, यहाँ पर अगर हम पत्थर को छोड़ देंगे तो ये स्पर्श रेखा की तरफ जाएगा, तो ये सब तो सर्कुलर मोशन का चीज है। देखिए, ये यहाँ पे बोला है कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, क्या सेब भी पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते क्यों नहीं देखते हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हम पृथ्वी को सेब की तरफ क्यों नहीं आकर्षित होना देखते हैं, तो वही चीज समझाया है यहाँ पे भी। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि सौर में परिवार का सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पहले की भांति तर्क करके हम कह सकते हैं सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है, ठीक है। न्यूटन के निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, सिर्फ पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो विश्व के प्रत्येक पिंड, सारा वस्तु एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। सार्वत्रिक नियम कहने का मतलब विश्वव्यापी नियम। ठीक है, यहाँ पे देखिए हिंदी लिखा है विश्वव्यापी नियम में, वहां पे पूरा वर्ल्ड में यही नियम चलेगा। वैसे भी फिजिक्स में जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो तो पूरा वर्ल्ड में ही लगता है। इसमें ये क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे m1 मास का एक ऑब्जेक्ट है और इससे r डिस्टेंस पे एक m2 मास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, m1 और m2 मास का, तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, और दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहा है, ये लगने वाला जो फोर्स है, ये दोनों का जो मास है, द्रव्यमान, ये द्रव्यमान का बात कर रहे हैं, भार का बात नहीं कर रहे हैं, द्रव्यमान का बात कर रहे हैं। तो इसके द्रव्यमान का जो होता है उसके गुणनफल के समानुपाती होता है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और दोनों के बीच का जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ से आता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स ये होता है। अब यहाँ पे जो G एक कांस्टेंट हम लोग देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा करके यहाँ पे कांस्टेंट देते हैं, तो F इक्वल टू होता है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। F इक्वल टू होता है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पे जो G है, G को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी को हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। जी जो है यहाँ पे है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो F इक्वल टू है यहाँ पे G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला, ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या होता है, G का यूनिट ये सब पूछ दिया जाता है कि G का मान क्या होगा, फिर G का यूनिट क्या होगा, ये सब पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग G का ये वैल्यू तो याद रखना है। चलिए G का वैल्यू लिख देते हैं। G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिट अभी हम लोग दिखाते हैं कि यूनिट किस तरह से डिराइव करते हैं, क्योंकि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है कि G का यूनिट क्या होगा। और ये चीज ध्यान रखना है कि G का जो मान है वो विश्व में हर जगह समान है, पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो, कहीं भी चल जाए, G का मान जो है वो कभी बदलने वाला नहीं है, सब जगह G का मान बराबर होता है। क्योंकि एक जगह एक क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी पर और चंद्रमा पर इस कैपिटल G का मान क्या होता है, तो हम लोग बोले कि सब जगह G का मान क्या होता है, बराबर होता है, कहीं पे भी हो। ठीक है, विश्व के किसी भी स्थान पर G का मान G इक्वल टू इतना, विश्व के किसी भी स्थान पर, विश्व के किसी भी स्थान पर क्या होगा, G का मान यही रहता है। ठीक है, कैपिटल G का मान, स्मॉल g के बारे में भी हम बाद में बताएंगे, क्योंकि स्मॉल g जो है वो चंद्रमा पे अलग होता है, पृथ्वी पे अलग होता है, लेकिन कैपिटल G का जो मान है वो सब जगह बराबर होता है। यहाँ एक मिनट रुकिए, या फिर विश्व बोल दो या ब्रह्मांड बोल दो, एक ही चीज है, विश्व ब्रह्मांड ही हो गया तुम्हारा पूरा। इसमें G का मान हर जगह समान रहता है। अब इसका यूनिट का बात हम लोग करते हैं। देखिए कोई भी चीज का यूनिट पूछा जाता है तो कभी रटने से कभी नहीं याद होगा, बेसिक यूनिट तो हर किसी को याद रहता ही है, लेकिन G ये सब का यूनिट सोचिएगा हम रट करके याद रखे तो याद नहीं होगा। यहाँ से हम लोग G का मान निकालते हैं, तो G इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ आर स्क्वायर, एफ इंटू आर स्क्वायर और बाई m1 इंटू m2। आपको ये फार्मूला तो रटना ही रटना है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये एकदम रट लेना है। ये हो गया। अब यहाँ से देखिए फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, आर क्या है, दो बिंदु की डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और नीचे में केजी इंटू केजी करेंगे तो ये क्या होगा, केजी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही हो गया जी का मान। और ये 6.67 इंटू 10⁻11, इसको याद रखना है। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आता है।
जैसे इसमें ये क्वेश्चन दिया है, तो अब इसमें तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हम इसको करेंगे नहीं। बस यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको हम बता दे रहे हैं। क्या कह रहा है, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg है और चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 × 10⁻22 kg है। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी इतना किलोमीटर है तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल की परिकल्पना कीजिए। तो वही F = G m1m2/r² करेंगे। तो ये m का वैल्यू ये भी हो गया, ये भी मास का वैल्यू हो गया। m1 और m2 मान लीजिए, या कैपिटल M पृथ्वी का, स्मॉल m चंद्रमा का। d है दोनों के बीच का, ये किलोमीटर में दिया हुआ है, उसको मीटर में चेंज किया गया है। फिर g का वैल्यू ये है 6.7 × 10⁻11। सारा वैल्यू को पुट करके बस कैलकुलेशन किया गया है, कैलकुलेट करके 2.02 10 ये। अब इस तरह का कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन पूछने का तो चांस कम रहता है, लेकिन इस पे किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा वो देखिए हम बताते हैं। इस पे ये क्वेश्चन पूछता है, ये देखिए, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। चलिए अब आप लोग चैट बॉक्स में आंसर देना शुरू कीजिए। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना हो जाएगा। 1/4 गुना, 1/2 गुना, या 4 गुना, या 1/4 गुना, ऐसे आंसर देना आपको। बताइए, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, मतलब r' हम लोग कर रहे हैं r/2। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिए, ठीक है, 4 टाइम्स। चलिए तन्नू कुमारी का आंसर आया 4 टाइम्स। देखते हैं हम लोग F = क्या होता है फॉर्मूला, G m1m2/r²। अब अगर हम f' निकालते हैं तो f' = क्या हो जाएगा, G m1m2/r' का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, r/2 का होल स्क्वायर। 4 टाइम्स सही है सबका आंसर, 4 टाइम्स। तो f' = क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 × G m1m2/r²। तो f' = क्या हो गया, 4f, मतलब ये क्या हो गया, 4 टाइम्स, 4 गुना हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कह रहा है दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए। एक वस्तु का द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना हो जाएगा। चलिए फर्स्ट आंसर दीजिए। m1' = 2m1 कर दिए, बाकी सब वही है, m1' = 2m1। एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए 2 टाइम्स। वेरी गुड, सबका आंसर सही है, 2 गुना हो जाएगा। F = क्या होता है, G m1m2/r²। तो f' = क्या हो जाएगा, G × 2m1m2/r²। ये क्या हो जाएगा, 2G m1m2/r²। तो f' = क्या हो जाएगा, 2f, 2 गुना हो जाएगा, 2 टाइम्स। ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है। ये 6 का 1 हो गया, 6 का 2 हम लोग देख रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, यदि वस्तुओं के बीच दूरी 2 गुना अथवा 3 गुना कर दिया जाए। चलिए एक बार है कि 2 गुना कर दिए दोनों के बीच का दूरी, और एक बार कह रहा है 3 गुना कर दिए दूरी, तो कितना हो जाएगा। r' = 2r और r' = 3r। 2r है और फिर एक जगह r' = 3r है। तो पहले पहला का आंसर बताइए कितना गुना हो जाएगा, और दूसरा का आंसर बताइए कितना गुना हो जाएगा। G m1m2/1/4 टाइम्स एंड 1/9 टाइम्स। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर आप लोग का। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, 2r का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4 G m1m2/r²। f' = क्या हो गया, f/4। फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे f' = G m1m2/3r का होल स्क्वायर। तो f' = 1/9 G m1
m2/r²। तो f डैश इक्वल टू क्या हो गया, ये f/9, 1/4 टाइम्स और 1/9 टाइम्स हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए। दोनों वस्तुओं का जो द्रव्यमान है उसका हम दुगुना कर देंगे, तो बताइए कितना गुना हो जाएगा। m1 डैश इक्वल टू 2m1 और m2 डैश इक्वल टू 2m2। चलिए 4 गुना, बहुत अच्छा। f डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इंटू 2m1 इंटू 2m2/r², 4g m1m2/r², ये 4f हो जाएगा, 4 गुना हो गया। चलिए तो बस इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो आपका सारा चीज हो गया इसमें कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखिए ये जी का मान निकाला भी है, तो 1 kg गेंद लिया है, फिर 1 मीटर की दूरी पर रखा है, तो 1 kg करके यहाँ पे जी का मान, ये दोनों 1 kg का 2 वस्तु है तो दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा, तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन। मतलब 1 kg का 2 वस्तु है, दोनों 1 मीटर की दूरी पर है, तो यही फोर्स लगेगा दोनों के बीच में। फिर ये 9.8 जो है वो उसको कैलकुलेट किया है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 1 kg का द्रव्यमान की गेंद पर पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करें। तो 1 kg का द्रव्यमान है, उसको पृथ्वी की ओर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसको गणना करना है। तो इसको जस्ट पृथ्वी पे रखा जा रहा है, तो जस्ट यहाँ पे ये पृथ्वी पे हम लोग मान लो कि यहाँ पे रख रहे हैं 1 kg का वस्तु का, तो इसका जो डिस्टेंस है वो अर्थ के केंद्र से कितना है वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका दूरी हो जाएगा। क्योंकि ये जो अर्थ है, तो अर्थ का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा, केंद्र पे होगा। तो ये कैपिटल एम हम अर्थ का यहाँ पे मानेंगे, और ये मानेंगे कि स्मॉल एम यहाँ पे है, तो कैपिटल एम और स्मॉल एम या के बीच का जो डिस्टेंस है यही हो जाएगा जो अर्थ का रेडियस हो जाएगा। अर्थ का जो रेडियस होगा उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर दूरी हो जाएगा। तो जी m1 m2/r² करेंगे, जी का वैल्यू पुट करना है, m1 का m2 का वैल्यू पुट करेंगे, फिर यहाँ से अपना r का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर, उसको मीटर में चेंज कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 9.8 न्यूटन। तो हम लोग ऐसे भी इस चीज को कैलकुलेट करने वाले हैं कि जो जी होता है 9.8 आता है या फिर 10 न्यूटन आता है, वो यहीं से आता है तुम्हारा। चलिए तो इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है अपना। अब यहाँ पे जो सौर परिवार होता है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुत्वीय बल सौर परिवार को संगठित रखता है। तो गुरुत्वीय बल जो है वो सौर परिवार को संगठित रहता है, वो किस तरह से होता है, यह सूर्य तथा पृथ्वी के बीच गुरुत्वीय बल ही है जो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक समान वर्तुली गति, मतलब वृत्तीय गति, वर्तुल यहाँ पे लिखता है वो वृत्तीय गति रखता है। तो हम लोग बताए थे कि किसी भी चीज को सर्कुलर मोशन में होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे सन है और यहाँ पे ये अर्थ है, तो ये दोनों एक ये सर्कुलर मोशन में चल रहा है। तो सर्कुलर मोशन में तभी कोई वस्तु रहेगा जब उस पर क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ये दोनों के बीच क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरह से लग रहा है, तो गुरुत्वीय बल के कारण लग रहा है। यहाँ पे F इक्वल टू लग रहा है G m1 m2/r²। अब सूर्य का क्या होता है, मास बहुत ज्यादा होता है अर्थ के कंपेयर में, तो यहाँ पे सूर्य जो है वो अर्थ को तो अट्रैक्ट करता है, लेकिन अर्थ जो है वो सूर्य को अट्रैक्ट अपनी तरफ नहीं खींच पाता है क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे गुरुत्वीय ये अभिकेंद्रीय बल के कारण ये क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन में है। फिर और भी बहुत सारा चीज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्र में जल स्तर के चढ़ाव या उतार, ज्वार और भाटा जो आता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जो ज्वार और भाटा आता है वो किस कारण से आता है, तो वो भी आता है गुरुत्वीय बल के कारण होता है। तो समुद्र में के जल के स्तर में चढ़ाव तथा उतार की उत्पन्न समुद्र में ज्वार भाटा आकर्षण के गुरुत्वीय बल के कारण होता है, जिससे सूर्य तथा चंद्रमा समुद्र में जल के स्तर पर लगाते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा ये दोनों के कारण होता है ज्वार और भाटा। ठीक है, तो वो सब तो आप बहुत ज्यादा आपको फिर ज्योग्राफी में पढ़ना होगा कि ज्वार भाटा ये सब कैसे होता है। बस यहाँ पे फिजिक्स में इतना जानिए कि गुरुत्व बल के कारण ही ज्वार और भाटा आता है। चलिए तो ये सब तो क्वेश्चन हम लोग कर ही चुके हैं। ये देखिए पूछा है गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान पृथ्वी के ऊपर और चंद्रमा के ऊपर क्या होगा, तो जब सब जगह समान होगा,
जी का मान हर जगह समान है, पृथ्वी के ऊपर का है या चंद्र, कैपिटल जी का मान, बस ये ध्यान रखना है, कैपिटल जी, स्मॉल जी नहीं, कैपिटल जी का मान। फिर दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल क्या होगा अगर 2 गुना कर दिया जाए, तो हम लोग अभी देखेंगे 2 गुना कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, आधा करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। समुद्र में ज्वार भाटा के निर्माण किस प्रकार का बल शामिल होता है, तो गुरुत्वीय बल इसमें शामिल रहता है। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उसके बीच माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए कि दो वस्तु है, वो दोनों वस्तु को अभी हम हवा में रखे हुए हैं, फिर वही दोनों वस्तु को पानी के अंदर डाल दें या किसी लिक्विड के अंदर डाल दें, तो क्या वो चेंज हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, यस और नो? नहीं, हाँ बहुत अच्छा आंसर, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला हम लोग देखें उसमें G m1m2/r² आया, नेचर से कोई मतलब नहीं है वहां पे कि किस मटेरियल में कहाँ पे हम रखें, सब जगह बराबर होता है। चलिए अब उसके बाद है आपका केपलर लॉ। नेक्स्ट है आपका केपलर लॉ, केपलर की ग्रह गति के नियम। केपलर लॉ, ठीक है। तो केपलर का जो पहला लॉ है वो क्या बताता है कि हम लोग ये कहते हैं कि पृथ्वी जो है वो एक वृत्तीय कक्ष में, मतलब सर्कुलर मोशन में घूम रहा है चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है, पृथ्वी जो है वो इलिप्टिकल पाथ पर घूम रहा है, मतलब इलिप्स के आकार का जो पथ है वो अंडाकार है, मतलब सूर्य, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, तो वो कैसा है, अंडा के आकार का है। तो अंडा के आकार का है, यहाँ पे इलिप्स इसको बोलते हैं, इलिप्टिकल पाथ पे। तो यहाँ पे ये अर्थ क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ये अर्थ हो गया। अब इसमें क्या होता है, मैथ में पढ़िएगा तो मैथ में ये सब चीज पढ़ना है कि इलिप्स का क्या होता है, दो फोकस ये होता है, बिंदु होता है, तो दो बिंदु यहाँ पे होता है, सेंटर दो तरह का होता है, एक होता है F1 और एक होता है F2, F1 और F2 है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि किसी भी F1 या F2 में किसी एक जगह पे यहाँ पे क्या है, सन है, तो सन यहाँ पे होता है, एक ही केंद्र पे होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, सन हो गया, और ये दूसरा केंद्र होता है, एकदम पूरा गोल नहीं होता। हम लोग ऐसा बोले कि हाँ ये जो है वो पूरा गोल एक पथ है और इस पे अर्थ मूव कर रहा है, ये अर्थ जो है वो इस पे मूव कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, एक ही सेंटर होगा और सेंटर पे ये क्या होगा, सन होगा। तो ये क्या है, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो है वो इलेक्ट्रिकल पाथ पे मूव कर रहा है और यहाँ पे एक फोकस पर सन है और दूसरा फोकस यहाँ पे, और ये अर्थ। तो यही केपलर पहला लॉ यही बोला था। तो क्या कह रहा है केपलर फर्स्ट लॉ, दीर्घवृत्तीय कक्षा के दो नाभिकों में से, दीर्घवृत्तीय कक्षा मतलब वही इलिप्टिकल पाथ, दीर्घवृत्तीय कक्षा के दो नाभिकों पर से में से एक पर सूर्य सहित सूर्य के चारों ओर ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गति करती है। बहुत ये कठिन वर्ड थोड़ा सा लिखा है, सिंपल ये होना चाहिए, वो इलिप्टिकल पाथ में क्या होता है, मूव करता है। एनसीईआरटी में भी दिया है केपलर लॉ, लेकिन इसको जो है समझाया, प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है और सूर्य के इस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर होता है। तो जैसे ही निम्न चित्र में दिखाया गया है, सूर्य पृथ्वी को ओ पर दर्शाया गया, ठीक है। ये यहाँ पे सूर्य है और ये पृथ्वी इस पे घूम रहा है। चलिए अब केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है, ये केपलर का सेकंड लॉ ये कहता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इस तरह परिक्रमा करता है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समय के समान अंतरालों में समान क्षेत्रफलों में हट जाती है। देखिए समय के समान अंतरालों में समान क्षेत्रफलों में हटती है, मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि ये इलिप्टिकल पाथ हो गया। अब इलिप्टिकल पाथ यहाँ पे सन है, सूर्य यहाँ पे है, मान लेते हैं कि यहाँ पे अभी पृथ्वी था ए पॉइंट पे अर्थ था, ए से चलकर वो यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुंचा और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको टी टाइम लगा और टी टाइम में वो क्या हुआ, ए से बी पे पहुंचा। अब ए से बी पे पहुंचा ये टी टाइम में। अब अगर मान लो कि यही जो है वो अर्थ इस पॉइंट पे अगर है,
मान लो ए से बी पे पहुंचा, फिर इस तरह से चलते हुए ए डैश पॉइंट पे पहुंचा। अब इस ए डैश पॉइंट से कहां पे जा रहा है, ये बी डैश पॉइंट पे जा रहा है। तो ये जो है यहाँ पे देखो, ये जो है इस तरह से यहाँ पे ज्यादा दूरी तय किया उतना ही समय में, और उतना ही समय में जो है यहाँ पे ये कम दूरी तय करेगा, कम दूरी तय करेगा। देखो दूरी ये ज्यादा तय किया और यहाँ पे ये कम दूरी तय किया, लेकिन एरिया बराबर होगा। ये मान लो कि एरिया अगर हम लोग A1 ले रहे हैं, इसका एरिया A1 ले रहे हैं एरिया, तो इसका जो एरिया होगा A2, ये दोनों बराबर होगा। मतलब यहाँ पर A1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, A2। ये दोनों एरिया बराबर, मतलब बराबर एरिया क्षेत्रफल को कवर करते हुए वो अपना मोशन को करेगा। अब यहाँ पे क्या है कि ज्यादा समय में यहाँ पे सॉरी उतना ही समय में इसको ज्यादा दूरी तय करना है। यहाँ भी टी समय में हो रहा है, यहाँ भी टी समय में हो रहा है, तो उतना ही समय में यहाँ पे देखो क्षेत्रफल दोनों बराबर है, पर ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है और ये कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है वो अर्थ का स्पीड क्या रहेगा, वेलोसिटी, अर्थ का स्पीड ज्यादा रहेगा, और यहाँ पे जो है वो अर्थ का स्पीड कम रहेगा। अब ये कोई सर्कुलर मोशन में नहीं है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में एक समान चाल से चलता है, ऐसे एक समान वो भी होता है, असमान चाल से भी चलने वाला होता है सर्कुलर मोशन। लेकिन यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर स्पीड ज्यादा है और यहाँ पे स्पीड कम है। तो यहाँ पे जो है वो गति यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे स्पीड कम है। यहाँ पे वही यहाँ पे पॉइंट लिख रहा है, सूर्य के चारों ओर ग्रह स्थिर चाल से गति नहीं करते हैं। सूर्य के चारों तरफ ग्रह स्थिर चाल से गति नहीं करती है। चाल अधिक होती है जब सूर्य के समीप होता है। हम बोले जब सूर्य के नजदीक रहेगा तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, ये वो लिख दो, वी ए से बी इज ग्रेटर देन वी ए डैश बी डैश। मतलब ए से बी तक जाने में जो लगा, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी मत समझ लेना, ये हम बता रहे हैं ए से बी तक जाने में का जो उसका वेलोसिटी होगा, वेग, वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ए डैश से बी डैश पे जाने में वेग। वही चीज बोल रहे हैं। तो सूर्य के नजदीक रहेगा तो वहां पे उसका क्या होगा, चाल अधिक होगा, और कम होती है जब सूर्य से दूर होता है। ये सभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक रहते हैं तो उस समय उसका चाल अधिक रहता है या फिर कम रहता है। तो बोलेंगे जब सूर्य के नजदीक है तो चाल अधिक रहता है, और जब सूर्य से दूर होता है तब उसका चाल क्या रहता है, कम रहता है। मोर वेलोसिटी, मोर स्पीड, वेलोसिटी नहीं बोल सकते, मोर स्पीड नियर सन, सन के नजदीक उसका स्पीड क्या रहता है, ज्यादा रहता है। चलिए ये हो गया केपलर सेकंड लॉ। अब केपलर थर्ड लॉ क्या कहता है, केपलर थर्ड लॉ कहता है कि सूर्य के ग्रह की औसत दूरी का घन, सूर्य से ग्रह की, मतलब पृथ्वी बोल सकते हैं या कोई भी ग्रह, सूर्य से ग्रह की औसत दूरी का घन मतलब क्यूब समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लेता है। मतलब सूर्य के चारों ओर वो चक्कर लगाने में मतलब टी समय ले रहा है, मतलब टी हो गया उसका टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड हो गया, मान लेते हैं कि टी टाइम में वो क्या होता है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा लेता है। ये है अर्थ, इस पे मूव कर रहा है, यहाँ पे ये सन है, और ये क्या हो रहा है, इस पे ये चक्कर लगा रहा है, और पूरा चक्कर लगाने में मान लेते हैं टी है। टी क्या है, टाइम पीरियड है, वर्ग अंतराल। ये परिक्रमा काल है, मतलब ये सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड है। अब यहाँ पे जो है वो टी टाइम पीरियड में यहाँ पे कवर कर रहा है पूरा यहाँ पे, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो हम लोग निकालते हैं कि वेलोसिटी इसका कितना होगा, या फिर डायरेक्ट ये कहता है कि इसका जो आर है, डिस्टेंस आर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यू, यहाँ पे बोला है। तो आर क्यू जो है वो डिस्टेंस है तुम्हारा सूर्य से ग्रह की औसत दूरी, सूर्य से ग्रह की औसत दूरी। अब देखिए सूर्य से ग्रह की औसत दूरी बोला है, यहाँ पे दूरी जो है वो कम है, फिर जैसे इधर बढ़ रहे हैं तो उसका दूरी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब ये मान लो R1
R2 R3, यहाँ पे मान लो ये R4 हो गया, ये अलग अलग दूरी है। तो औसत दूरी क्या हो जाएगा? एवरेज डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ अर्थ ही मान लेते हैं, अर्थ फ्रॉम सन, ठीक है, औसत दूरी। तो ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं औसत दूरी r का मान? ये बोल सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस इसी तरह से क्या होगा और भी r रहेगा, तो यहाँ पे अपना हम लोग ये कर सकते हैं, मान लो कि 3 है फिर प्लस और कर सकते हैं। इस तरह से औसत दूरी हम लोग निकालेंगे। तो ये टाइम पीरियड हो गया, ये औसत दूरी। तो दोनों में रिलेशन क्या बता रहा है? ये रिलेशन बता रहा है RQ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, RQ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। यही चीज को ध्यान रखना है कि सूर्य से ग्रह की औसत दूरी का घन समय के वर्ग के समानुपाती होता है, मतलब टाइम इंटरवल के समानुपाती होता है, वो टाइम पीरियड के समानुपाती होता है। बस ये चीज का यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए, अब यहाँ पे जो है वो फोर्स जो लग रहा है, दोनों के बीच जो लगने वाला बल है वो किस तरह से लग रहा है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। एक मिनट, इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो दोनों गुरुत्वाकर्षण बल अभी हम लोग पढ़े न्यूटन का, तो उसमें हम लोग क्या पढ़े कि वहां पर जो बल लगता है दोनों के बीच में, वो क्या होता है, दोनों के बीच का जो दूरी होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। इसी चीज को यहाँ पे प्रूफ किया है कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर किस तरह से होता है, इसको यहाँ पे प्रूफ किया। तो हम लोग को प्रूफ से तो मतलब है नहीं, लेकिन चलिए फिर भी हम समझा देते हैं थोड़ा सा ये प्रूफ किस तरह से किया। तो यहाँ पे इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है, वो इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है, तो उस इलिप्टिकल पाथ को हम लोग एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इसको प्रूफ कर रहे हैं। तो ये हम लोग मान लेते हैं इलिप्टिकल पाथ को हम लोग मान लेते हैं सर्कुलर पाथ की, मान लेते हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, क्योंकि एवरेज डिस्टेंस हम आर ले चुके हैं, तो ये सर्कुलर पाथ हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पे सर्कुलर पाथ मान लेते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है वो एफ इक्वल टू क्या होता है, mv स्क्वायर बाई आर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वो mv स्क्वायर बाई आर, ये भी 11th क्लास में पढ़ना है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर बाई आर के, वी स्क्वायर बाई आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब v बराबर क्या होगा, 2 पाई आर बाई टी, क्योंकि चाल निकालेंगे तो क्या होगा, दूरी बटा, ये चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी कितना हो गया 2 पाई आर और समय हो गया टी, ये क्या हो गया दूरी बटा समय से 2 पाई आर बाई टी हो गया v का वैल्यू। अब v का वैल्यू 2 पाई आर बाई टी हो गया, तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बाई टी, यहाँ से ये पता चल रहा है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बाई टी, और यहाँ पे क्या f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर बाई r, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। और यह नहीं तो फिर यहाँ पे ऐसा हम लोग कर सकते हैं, v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। तो v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया, यहाँ पे r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे अगर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं v के जगह, v स्क्वायर के जगह पे r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर अगर हम पुट कर देते हैं, ठीक है, बाई इक्वेशन 1, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर बाई r है, तो 1 बाई r इंटू वी स्क्वायर, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r, और v स्क्वायर के जगह पे लिख सकते हैं r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। तो r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, जिससे ये पढ़े कि आर क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होता है, तो ये आर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब आर क्यू बाई टी स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, आर क्यू बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, आर क्यू बाई टी स्क्वायर जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो मेरा यहाँ पे टारगेट करना है कि आर क्यू हो जाए और यहाँ टी स्क्वायर हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आर स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा आर क्यू बाई टी स्क्वायर, ठीक है, ऊपर और नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये तो एक कांस्टेंट हो गया,
ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, बाई थर्ड लॉ। थर्ड लॉ से ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इससे क्या प्रूफ हो गया, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया। चलिए अब प्रूफ समझ में आया होगा तो भी ठीक, नहीं समझ में आया तो भी ठीक, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है आपको। अब हम लोग करते हैं न्यूटन की गति का ये तीसरा नियम। हम लोग क्या कहते हैं कि हर एक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करता है अपनी ओर। तो ये तो हम बताएं दिए कि ये पृथ्वी को जो है वो क्यों अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है, क्योंकि पृथ्वी का भार क्या है, बहुत ज्यादा है। तो पृथ्वी का भार बहुत ज्यादा है, इसलिए वो क्या होता है, पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है, ठीक है। पृथ्वी का बहुत अधिक द्रव्यमान होने के कारण वह गुरुत्वीय बल पृथ्वी से बहुत ही कम त्वरण उत्पन्न करता है, इसलिए क्या होता है कि जो सेब है वो पृथ्वी को अपनी ओर नहीं खींच पाता है। यही सब चीज को समझाया यहाँ पे। अब नेक्स्ट है फ्री फॉल। तो फ्री फॉल मुक्त पतन क्या होता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के अधीन ऊंचाई से पृथ्वी की ओर किसी पिंड का पतन, मतलब मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरना, तो फ्री फॉल इसको बोलते हैं। तो फ्री फॉल हम लोग नीचे आता है, तो क्यों वो नीचे गिर रहा है, क्योंकि पृथ्वी क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कह रहा है, पृथ्वी की ओर किसी मुक्त पाती वस्तु को त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता है। ये एक क्वेश्चन आता है कि एक रुई को और एक पत्थर को अगर हम नीचे की ओर गिराएंगे तो क्या होगा, दोनों एक साथ नीचे गिरेगा, बस वायुमंडल नहीं होना चाहिए। अगर वैक्यूम हम कर देंगे, पूरा वायु ये निर्वात हम कर देंगे, हवा का कोई वहां पे प्रेशर ये सब नहीं लगे, तो एक रुई को और एक पत्थर को अगर हम एक साथ नीचे गिराएंगे, छोड़ेंगे, तो दोनों एक साथ नीचे गिरेगा, ठीक है। यहाँ पे ये है, देखो यहाँ पे एक लिखा है, मुक्त पतन के दौरान भारी वस्तुओं के साथ ही हल्की वस्तुएं भी समान दर से त्वरित होती है। गैलीलियो द्वारा यह सुझाया गया कि पंख की धीमी चाल गिरते समय इस तथ्य के कारण होती है कि उसका सतह क्षेत्रफल उसके द्रव्यमान की तुलना में काफी अधिक होता है। तो पंख के ऊपर वायु का प्रतिरोध काफी अधिक लगता है, मतलब पंख हो गया या फिर कुछ हो गया तो उस पर क्या हो गया, हवा का द्रव उस पर लगता है। तो अगर हम हवा को हटा दें वहां से, तो दोनों एक साथ नीचे की ओर गिरेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है ये कि पंख को या फिर किसी चीज को जब हम गिराएंगे तो क्या होगा, दोनों एक साथ नीचे की ओर गिरेगा। देखिए गैलीलियो ने भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को पीसा के झुकी मीनार के चोटी से छोड़ा और पाया कि वे जमीन पर एक साथ टकराते हैं। एक भारी और एक हल्का, दोनों को गिराया तो दोनों एक साथ नीचे गिर रहे हैं। इससे वह निष्कर्ष निकाला कि उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कोई भी चीज नीचे गिर रहा है तो उसके द्रव्यमान पर वो निर्भर नहीं करेगा। और वही चीज यहाँ पे रीजन दिया आपको, ठीक है। सिक्का, पंख और सिक्का दोनों ही जार में तली पर एक साथ गिरते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत सारा एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे। बस यही चीज ध्यान रखना है कि उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, नीचे से गिरता है। अब हम लोग देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, जी का मान हम लोग देखते हैं। जी का मान हम लोग निकालते हैं कि जी का मान किस तरह से निकलता है। तो जी का मान हम लोग निकालते हैं, स्मॉल जी का मान गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका मान, ये सब हम लोग देखते हैं किस तरह से आता है। देखिए F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। F इक्वल टू होता है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक स्मॉल एम और एक कैपिटल एम ले लेते हैं, G स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम और बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये स्मॉल एम ऑब्जेक्ट है और ये जो है अर्थ है, ये कैपिटल एम का है और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है और ये नीचे की ओर गिर रहा है, ये नीचे की ओर गिर रहा है यहाँ पे। अब हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी वस्तु ये नीचे मान लो कि एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, बल के कारण। अब हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ पढ़े हैं, तो न्यूटन सेकंड लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, F इक्वल टू एम ए हम लोग पढ़े हैं कि फोर्स जो लगता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। F इक्वल टू एम ए हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं
तो एफ के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम इंटू ए बराबर क्या होगा, जी एम बाई आर स्क्वायर। एम से एम क्या हो गया, कैंसिल, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, जी एम बाई आर स्क्वायर। अब इसी एक्सेलरेशन को एक स्पेशल नाम दे दिए गए हैं, स्मॉल जी से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, ये स्पेशल टाइप का एक्सेलरेशन हो गया, स्पेशल हो गया, तो स्पेशल हो गया तो इसका स्पेशल नाम हम दे दिए। तो जी इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, जी एम बाई आर स्क्वायर, बाई आर स्क्वायर। और जी का जो मान होता है, जी का वैल्यू वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम लोग क्या लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोग लेते हैं ऑन अर्थ। ऑन अर्थ इस चीज का ध्यान रखना है, अर्थ पे। लेकिन अगर हम लोग मून पे देखेंगे, चंद्रमा पे, तो चंद्रमा पे फिर जी का मान क्या होगा, बदल जाएगा। तो चंद्रमा पर अगर हम लोग जी के मान का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे कुछ अलग आएगा जी का मान। क्योंकि चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1 बाई, देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान यहाँ पे कितना है, 6 इंटू 10⁻24 है, 6 गुना 10⁻24। और इसका जो द्रव्यमान है चंद्रमा का द्रव्यमान ये 7.4 इंटू 10⁻22 है, तो 10⁻22 है, वो 10⁻24 है। तो 24 को अगर हम यहाँ पे 22 में कर देंगे कन्वर्ट, तो यहाँ क्या होगा, 600 हो जाएगा। हाँ जी बाई 6 होता है, बस वो तो रटना ही है आप लोग को, पर विथ रीजन याद रखिए कि रीजन क्या है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये 600 हो गया, 600 गुना 10⁻22 बोल सकते हैं। और यहाँ पे ये क्या बोलेंगे, 7 गुना 10⁻22। तो लेकिन यहाँ पे 7 गुना और 600 तो फिर ये, अच्छा यहाँ पे रेडियस से भी डिपेंडेड है, रेडियस भी क्या है, इसका अलग है और उसका रेडियस अलग है। तो दोनों चीज से यहाँ पे क्या होता है, वो अलग होता है, रेडियस से भी और मास से भी। तो दोनों का रेडियस मास अलग है। तो यहाँ पे वो कैलकुलेशन किया है, जी का मान देखो यहाँ पे वही पुट किया गया है, द्रव्यमान यहाँ पे क्या किया, रेडियस अलग किया है। तो यहाँ पे जी का मान 1.6 आया, तो वहाँ पे ये 2 के लगभग 9.8 है, यहाँ पे 1.6 है, तो जी बाई 6 के बराबर होता है। तो ये लिखा है चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के मूल का लगभग 1/6 गुना होता है। तो यहाँ पे हम लोग बस याद रखेंगे, चंद्रमा पर जी, ठीक है, जी डैश इक्वल टू लिख दो जी बाई 6। तो चंद्रमा पर क्या होता है, जी बाई 6 होता है, जी डैश इक्वल टू, बस इतना याद रखना है कि 1/6 गुना वहां पे होता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे आपका 10 केजी द्रव्यमान के मुक्त पाती वस्तु का उत्पन्न त्वरण क्या होता है, वायु का प्रतिरोध छोड़ दें तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा, 9.8 ही होगा। 10 केजी का द्रव्यमान बोले या 100 केजी का द्रव्यमान बोले, कुछ भी बोले। अब यहाँ पे कुछ नहीं बोला, मतलब पृथ्वी का बात कर रहा है, तो वहां पे पृथ्वी का बात कर रहा है तो क्या होगा, वही होगा, 9.8 ही होगा आंसर। देखिए 12 का आंसर क्या दिया, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर 13 में भी वही चीज निकाला है 9.8, फिर 14 में ये गुरुत्वीय त्वरण निकाला है। मान लीजिए एक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों ही पृथ्वी के द्रव्यमान की आधी है। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। मान ले कि एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों ही पृथ्वी के द्रव्यमान के आधे हैं, तो इस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करिए। चलिए बताइए क्या होगा। उसका ऐसा ग्रह है जिसका द्रव्यमान भी आधा है और त्रिज्या भी आधा है। r डैश इक्वल टू r बाई 2 है और m डैश इक्वल टू m बाई 2 है, तो g डैश का मान कितना होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ही हम खोजते हैं। 2 गुना हो जाएगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, 2 गुना हो जाएगा। इसी तरह का हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जी एम डैश बाई आर डैश का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जी डैश इक्वल टू जी इंटू एम डैश की जगह पे क्या पुट करेंगे, एम बाई 2, और आर डैश की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, आर बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, जी इंटू
m/2/r²/4, ये हो जाएगा आपका gm/2 इंटू 4/r², ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया आपका 2 इंटू gm/r², तो ये क्या हो जाएगा g डैश इक्वल टू 2g, तो 2 इंटू 9.8 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत अच्छा, सबका आंसर है यहाँ पे बुक में भी देखिए आपका 19.6 आंसर दिया, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। चलिए, तो जी का मान का हो गया आप लोग का ये। अब इसी पे है कुछ क्वेश्चन किया गया है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और एक लास्ट बच गया द्रव्यमान और भार, तो द्रव्यमान और भार हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे द्रव्यमान और भार क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज होता है। द्रव्यमान जो है वो अलग चीज है, भार जो है वो एक अलग चीज है। द्रव्यमान के बारे में क्या बोल सकते हैं कि किसी पिंड का द्रव्यमान उसमें धारित द्रव्य या पदार्थ की मात्रा होती है, किस तरह का पदार्थ उसमें भरा हुआ है उसका मात्रा होता है। और द्रव्यमान कैसा है कि अदिश राशि है, मास इसको बोलते हैं। तो मास क्या है, एक अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है। द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या रहता है, केजी होता है। तो मास का जो है वो स्केलर क्वांटिटी हो गया और फिर इसका एसआई मात्रा क्या हो गया, केजी, ये सब हो गया। तो आपका है यहाँ पे द्रव्यमान और भार, द्रव्यमान और ये हो गया भार, इसको हम लोग एजी बोलते हैं। द्रव्यमान को हम लोग एम बोलते हैं और इसको हम लोग एमजी बोलते हैं। तो द्रव्यमान ये हो गया, एम हो गया, तो ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी है। और ये क्या है, वेक्टर है। ठीक है, ये अदिश है और ये सदिश है, सदिश क्वांटिटी है। तो ये सब ध्यान रखना है। इसका जो यूनिट होता है वो केजी होता है और इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, क्योंकि एमजी क्या है, एफ बराबर एम ए, एक फोर्स लग रहा है, तो ये न्यूटन होता है। ठीक है, बस यही चीज यहाँ पे जरूरी है। ये जो होता है वेट, जो होता है वेट बराबर होता है mg, वेट, इसको वेट भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं मास। तो मास बोलते हैं इसको और इसको वेट बोलते हैं। तो द्रव्यमान और भार में ये अंतर है। हम लोग जो वेटिंग मशीन होता है, तो वेट जो हम लोग करते हैं, तो वेटिंग मशीन जो होता है हम लोग उसको वेटिंग मशीन बोलते हैं। तो वो तो हमारा वेट को बताता है, लेकिन हम लोग जब आंसर देते हैं, हम लोग वेटिंग मशीन वेट कराने जाते हैं तो बोलता है कितना आया आपका वेट, तो 60 kg आया। अब 60 kg वो बोलता है, पर एक्चुअल में वो मशीन 60 kg को नहीं मेजर किया। एक्चुअल में जो मशीन है वो 600 न्यूटन को मेजर किया, लेकिन वो मशीन 10 से डिवाइड करके हमको जवाब दे रहा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं वेटिंग मशीन, पर उसका हम लोग वेटिंग मशीन नहीं, मास को वो बता रहा है। ठीक है, लेकिन वेट कैलकुलेट करने के बाद वो मास बता रहा है। 60 kg हम लोग बोलते हैं, एक्चुअल में वो 600 न्यूटन मेरा वेट को मेजर किया, और तब हम लोग आंसर सिर्फ 60 kg बोल सकते हैं। 60 न्यूटन नहीं बोलते हैं, 60 kg बोल देते हैं। तो हमारा द्रव्यमान हम लोग बोलते हैं वेट बताइए, तो एक्चुअल में वो वेट नहीं बताता है, वो मेरा द्रव्यमान बताता है, मास को बताता है वेटिंग मशीन जो है। लेकिन उसमें कैलकुलेशन तो वेट का ही हो रहा है, लेकिन जवाब हम लोग को द्रव्यमान का मिलता है, मास का मिलता है जवाब। ये सब चीज है। इसका ऐसा ही क्या हो गया, न्यूटन हो गया आपका। ठीक है, और किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो अलग अलग जगह पे क्या होता है, सॉरी, भार अलग अलग जगह पे अलग होता है, लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा कभी नहीं बदलता है। ये क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, सब जगह बराबर होता है। और ये क्या होता है, ऑन मून, ये क्या होता है, जी वाई से वेट क्या होता है, वेट का 1/6 गुना हो जाता है, 1/6 गुना हो जाता है वेट। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा पर भार जो क्या होता है 1/6 गुना हो जाता है वहां पे। देखो वही सारा चीज को यहाँ पे प्रूफ भी किया है, 1/6 गुना कैसे हो जाता है वो सारा चीज यहाँ पे प्रूफ भी किया है। ठीक है, 1/6 चंद्रमा पर भार 1/6 गुना पृथ्वी पर भार का।
जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, एक पिंड का द्रव्यमान 5 kg है, पिंड का द्रव्यमान 5 kg है, तो इसका भार क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, भार के लिए mg करेंगे, तो 5 × 9.8 करेंगे तो 49 हो गया, तो 49 हो गया इसका भार। उस वस्तु का द्रव्यमान क्या है जिसका भार कितना है? 49 न्यूटन है। तो 49 न्यूटन उसका भार दिया हुआ और उसका द्रव्यमान पूछ रहा है, मतलब ये mg का वैल्यू दिया हुआ है 49 और m का वैल्यू पूछ रहा है। तो mg इक्वल टू 49 दिया हुआ है, तो m का मान क्या होगा? 49 बाई 9.8 करेंगे तो 5 kg। जस्ट उसका रिवर्स क्वेश्चन दे दिया। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसका भार इतना है तो बताइए उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो उसका बराबर mg हम लोग कर देंगे। नेक्स्ट कर रहा है, एक मनुष्य का पृथ्वी पर भार 600 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान क्या है? तो हम लोग देखिए 600 न्यूटन अभी हम बताए थे, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? 60 kg। 600/10 करेंगे तो 60 kg का मान 10 लेने के लिए बोला है। यदि उसे चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका भार 100 न्यूटन होगा, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या है? चलिए बताइए सब लोग आंसर। चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या है, बताइए जी आप लोग। एक मनुष्य पृथ्वी पर भार 600 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना हो गया? 60 kg। अगर उसका चंद्रमा पर जो है वो भार 100 न्यूटन है, तो उसका चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा? माइंड गेम क्वेश्चन है। बहुत अच्छा तनु कुमारी का आंसर। यही चीज होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, अभी हम द्रव्यमान के बारे में क्या बताएं, द्रव्यमान जो है वो कभी नहीं बदलता है, सभी जगह वही रहता है, इसलिए चंद्रमा पर भी क्या होगा? 60 kg ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह का वैल्यू दे करके क्या हुआ, सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है हम लोग को। तो यहाँ पे क्या देखिए 600 न्यूटन है, तो जी का मान 10 लिखे, तो यहाँ पर मास कितना आ गया? ये 60 kg। लेकिन जब चंद्रमा पर हम यही चीज लगाएंगे तो वहां पर क्या होगा? G/6 लगाएंगे, तो G/6 हम लोग लगा देंगे, तो वहां पे भी क्या होगा आपका? जी का मान तो ये 1.66 होता है वो बताया वहां पे भी 60 kg होगा। चंद्रमा पर भी द्रव्यमान कितना होगा? 60 kg होगा आपका। बस यही सारा चीज का ध्यान रखना। 60 kg के मनुष्य का चंद्रमा के ऊपर कितना भार होगा, बताइए। 60 kg का है, तो उसको चंद्रमा के ऊपर अगर लेके जाएंगे तो उसका भार कितना हो जाएगा? बताइए 60 kg के मनुष्य का चंद्रमा के ऊपर कितना भार होगा? बटा में ही आंसर दे सकते हैं आप लोग, पॉइंट में मत दीजिए आंसर। 100 न्यूटन 100 आ रहा है, चलिए 7, हाँ 700 बटा हम लोग क्या करेंगे? 700/6 करेंगे ना, 100 तो नहीं आएगा पूरा, 100 से ज्यादा ही ना आएगा। ये 70 × G/6 करेंगे, तो अगर G का मान हम लोग 10 भी लेते हैं तो क्या करेंगे? ये तो पृथ्वी चंद्रमा पर तो G का मान कभी ये रखने ये तो बेकार है, ये नहीं ध्यान रखना, हम लोग को G/6 ही याद रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे? 70 G/6 लिखेंगे, तो 70 G/6 करेंगे तो क्या होगा? 70 G/6 होता है ना, तो ये क्या होगा? 700/6, लगभग 100 से ज्यादा आएगा, 100 नहीं आएगा, 100 से ज्यादा आएगा। तो इसलिए यहाँ पे आंसर कितना दिया है? 114.1 न्यूटन। 60 kg पे, अच्छा 60 kg पे बना लिए, चलिए ठीक है। तो हाँ 60 kg पे करेंगे तो होगा 100 न्यूटन। वस्तु का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, और वस्तु का भार शून्य हो सकता है। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होगा, वस्तु का भार शून्य हो सकता है। जैसे झूला पे हम लोग झूलते हैं, तो झूला जब नीचे की ओर आता है तो उस समय हम लोग भारहीन महसूस करते हैं, तो हम लोग का भार वहां पे क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। चलिए, तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल खत्म। अब उसके बाद है ये प्रनोद और दाब, ये सब है, उत्प्लावन बल, ये सब पढ़ना है, तो ये हम कल पढ़ा देंगे, उत्प्लावन बल ये सब। और फिर वर्क एनर्जी भी कहीं खत्म हो जाएगा, तो 2 चैप्टर कल हम खत्म कर देंगे आपके सिलेबस के अनुसार। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। जब तक कह रहा है, हाँ ये देखिए, ध्रुव पर और विषुवत रेखा पर जी के मान का हम लोग डिस्कस नहीं किए। देखिए उधर सिलेबस नहीं देता और इधर क्वेश्चन पूछ देता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति ए अपने मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है। अभी वो पोल पे है, अर्थ का पोल पे, और कुछ सोना खरीदता है।
वह इस सोने को विश्वत रेखा पर, विश्वत वृत्त पर अपने मित्र को देता है। वहां से सोना खरीदा और ले जाके विश्वत रेखा पर एक दोस्त उसका रहता है, उसको दे दिया। क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा? अब वो वहां मान लीजिए कि 100 ग्राम खरीदा और वहां भी जाकर के बोलेगा कुछ ग्राम सोना खरीदता है, ठीक है, तो क्या उसका मित्र भार से, देखिए द्रव्यमान से नहीं, क्या बोल रहा है कि सोने के भार से संतुष्ट होगा। द्रव्यमान से नहीं बोल रहा है, द्रव्यमान तो वही रहेगा, पर क्या उसके भार से वो संतुष्ट होगा? तो वो संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भार अलग होगा ध्रुव पे और विश्वत रेखा पे भार अलग होगा। तो ये बताइए जी का मान कहाँ पे ज्यादा होता है? ध्रुव पर ज्यादा होता है या फिर विश्वत रेखा पे ज्यादा होता है? इक्वेटर पे। बताइए कहाँ पे ज्यादा होता है, वो आंसर दीजिए। पोल पे या फिर इक्वेटर पे? पोल पर ज्यादा होता है। चलिए, और सब लोग का जवाब बताइए, और सब लोग का क्या सोच रहे हैं? अब अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, वो नारंगी के आकार का है। ये नारंगी के आकार का है पृथ्वी। चलिए, अब भी लोग कंफ्यूजन है, एक बोल रहे हैं पोल पे ज्यादा, एक बोल रहे हैं इक्वेटर पे ज्यादा होगा। चलिए, ये हो गया पोल और ये हो गया आपका इक्वेटर, ठीक है, इसको ध्रुव बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। यहाँ पे मान लेते हैं कि सेंटर है, तो यहाँ से जो पोल का डिस्टेंस है, ठीक है, आरपी मान लेते हैं, और ये है इक्वेटर का डिस्टेंस आर ई। तो यहाँ से क्या है, आर ई इज ग्रेटर देन आर पी। इक्वेटर पे जो है वो रेडियस ज्यादा होगा, पोल पे रेडियस कम होगा। जी इक्वल टू क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर स्क्वायर। मतलब आर का मान जितना कम होगा, आर का मान जितना कम होगा, जी का मान उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या है, जितना कम होगा उतना ही ज्यादा होगा। तो रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल। तो पोल पे क्या है, कम है, तो यहाँ पे जी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जी एट इक्वेटर इज लेस देन जी एट पोल, इसलिए क्या होगा, पोल पर जी का मान ज्यादा होगा, इक्वेटर पे कम होगा। हाँ, अब सही आ गए। हाँ, तो तन्नू कुमारी का आंसर सही था। अभी श्वेता का भी क्लियर हो गया, इसलिए क्या हो गया, वैल्यू ऑफ जी ऑन पोल इज more than equator, more than at equator। तो वैल्यू क्या होता है, जी का मान क्या होता है, पोल पर ज्यादा होता है, इक्वेटर पे क्या होता है, कम होता है। तो ये सब रट करके याद रखिएगा, तो कभी नहीं याद हो पाएगा। अभी आप लोग मान लीजिए कि क्लियर हो गया, यहाँ पोल पे ज्यादा होता है, फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो फिर वहां पे कंफ्यूजन होगा। इसलिए हम बोलते हैं कभी भी रट करके याद नहीं रखिए। जैसे ही एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि पोल पे ज्यादा होता है कि इक्वेटर पे ज्यादा होता है, तुरंत माइंड में लाइए कि अच्छा, पृथ्वी का जो आकार है वो नारंगी के आकार का है, तो यहाँ पे ये रेडियस कम होगा, यहाँ पे रेडियस ज्यादा होगा। फिर जी का फार्मूला होता है जी एम बाई आर स्क्वायर, तो आर जितना कम होगा जी का मान उतना ज्यादा होगा। तब पोल के लिए आर का मान कम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जी का मान ज्यादा होता है। तो इतना माइंड में रिवर्स, मतलब रिवर्स गियर में जाना है, तब जा करके याद रखना। ऐसे डायरेक्ट किसी भी चीज को रट करके याद रखेगा, हमेशा कंफ्यूजन होगा। अभी याद रहेगा 10 दिन के लिए, फिर वही कंफ्यूजन स्टार्ट होगा, इसलिए वो कंफ्यूजन स्टार्ट नहीं करना है। इसलिए यहाँ पे क्या हम लोग बोलेंगे कि वो संतुष्ट नहीं होगा, और संतुष्ट नहीं होगा तो विषुवत रेखा पे आने के बाद क्या होगा, वो उसको भार कम होगा या ज्यादा होगा, बताइए।
वहां पे जितना सोना भार का खरीदा सोना पोल पे और विषुवत रेखा पे लाया तो उसका भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जी का मान क्या हो गया, कम हो गया है। हाँ वेरी गुड, कम हो जाएगा। अब कह रहा है एक कागज की सीट उसी प्रकार की सीट को मोड़कर एक बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है। एक कागज का सीट है, उसी कागज को हम मोड़ करके गिराते हैं तो वो कागज की सीट क्या होता है, धीमी गिरती है और वो मोड़ा हुआ गेंद क्या होता है, आराम से गिर जाती है। तो क्यों होता है, क्योंकि कागज के सीट का एरिया ज्यादा है तो एयर का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगेगा, और मोड़ा हुआ सीट पे एयर का प्रेशर कम लगेगा तो वो आराम से गिर जाती है। तो ये कुछ है। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल का 1/6 गुना है। एक 10 kg की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा। तो भार पूछ रहा है, तो पृथ्वी पर भार कितना हो जाएगा, 10 × 10 करेंगे तो 100, और पृथ्वी पर सॉरी नहीं चंद्रमा पर हो जाएगा 100/6, 100/6, और पृथ्वी पर हो जाएगा 100 न्यूटन। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिया आपका, इसमें हम लोग तो उसमें करवाए थे लेकिन इसमें बहुत ज्यादा दिया है। इसी में से करवा देते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा दिया है। ये कह रहा है कि नदी के ऊपर पुल की ऊंचाई का आकलन करने के लिए, कि नदी के ऊपर पुल कितना ऊंचा है, ये आकलन करने के लिए पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है। नदी में जल के स्तर को छूने में पत्थर 2 सेकंड लेता है, तो जल स्तर से पुल की ऊंचाई की गणना कीजिए। देखिए कितना अच्छा है कि कितना गहरा है नीचे, वो देखने के लिए कितना अच्छा है। यहाँ पे कैलकुलेशन का ये देखिए हम लोग जो पढ़ते हैं उसका यूज किस तरह से होता है वो बताया। तो पत्थर को गिराया और पत्थर को जल के स्तर को छूने में 2 सेकंड का समय लगा, तो बताइए कि हाइट कितना है। कितना अच्छा ये क्वेश्चन एप्लीकेशन वहाँ पे किया है, जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसका अप्लाई हुआ है। तो अब कभी भी नदी ये सब का गहराई मालूम करना है तो ऊपर से एक पत्थर को गिराना है और देखना है, और टाइम अपना स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर लेना है और देखना है कितना देर में वो नीचे गिर रहा है। तो 2 सेकंड में नीचे गिरा, तो ये बताइए कि ये हाइट कितना है। चलिए बताइए आप लोग, ये हम पिछले क्लास में ये सब हम लोग कर चुके हैं। 20 मीटर, चलिए 20 मीटर हाइट है, सही आंसर है आपका। हम लोग क्या लगाते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस हाफ, जी का वैल्यू 10 और टी स्क्वायर हो गया आपका 2 का होल स्क्वायर। तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, एच इक्वल टू क्या हो गया 20 मीटर। मतलब नदी का गहराई वहां पे मतलब पुल से नीचे कितना नीचे है, तो 20 मीटर नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, किसी गेंद को जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह 19.6 मीटर की दूरी तक जाता है। तो गेंद की प्रारंभिक वेग तथा उच्चतम बिंदु ऊपर जाने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, नीचे से फेंका गया ऊपर की ओर 19.6 मीटर ऊपर गया, तो यू बताना है और एच बताना है। जी का वैल्यू 9.8 लेना है। दूसरा है, यहाँ से हम बॉल को फेंके यू स्पीड से, ये ऊपर की ओर गया और ये यहाँ पहुंचा। ये एच का मान दिया हुआ है 19.6 मीटर। तो ये बताइए यू का वैल्यू कितना होगा और टाइम कितना लगेगा, ऊपर जाने में लगा समय। ये 2 चीज पूछ रहा है। कैसे हम लोग निकालेंगे, देखिए यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का क्या होगा 0, तो हम लोग क्या लगाएंगे, v बराबर u प्लस एटी भी नहीं लगा सकते हैं। चलिए निकालिए आप लोग, बस g का मान क्या लेना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना। यहाँ पे यही सिलेक्ट करना है कि फॉर्मूला हम कौन सा लगाएं। देखिए अगर हम s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं तो t हमको नहीं मालूम है, लगा नहीं सकते हैं। v बराबर u प्लस ए टी लगाते हैं तो वहां भी t नहीं मालूम है। लेकिन एक थर्ड फार्मूला है जिस t से रिलेटेड नहीं है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। चलिए किनका आंसर आ गया है,
तन्नू कुमारी का आंसर आया 19.6 मीटर पर सेकंड। हाँ सही आंसर है, यू का वैल्यू 19.6 मीटर पर सेकंड, बहुत अच्छा आंसर है। अब समय निकालिए, समय कितना लगेगा। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस, हाँ श्वेता का भी आंसर आ गया, ठीक है। तो v का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू एच। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और एच का वैल्यू भी कितना है 19.6 है, तो यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6, तो यू स्क्वायर बराबर कितना हो गया 19.6 इंटू 19.6, तो यू इक्वल टू अंडर रूट 19.6 इंटू 19.6, तो यू इक्वल टू क्या हो गया 19.6 हो गया। हाँ टाइम निकालना है, 2 सेकंड आया, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाएंगे, तो v का वैल्यू क्या करना है 0, u का वैल्यू 19.6 माइनस 9.8 इंटू टी, तो यहाँ से होगा 9.8 t इक्वल टू 19.6, तो t इक्वल टू 19.6 बाई 9.8, आ गया 2 सेकंड। इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, टाइम से हो रहा है, एक क्रिकेट गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है, तो ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन है। तो गेंद की चाल की गणना कीजिए जब वह जमीन को छूती है, और उस ऊंचाई से गिरने में उसके द्वारा लिया गया समय की गणना कीजिए। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग किए थे, 20 मीटर आंसर आया था, तो वही चीज है, 2 सेकंड का समय लगा था नीचे गिरने में, तो ये तो आप लोग बना सकते हैं। और समय यहाँ देखिए 2 सेकंड आंसर आया होगा, आंसर यहाँ 2 सेकंड आया है, तो ये आसान है, क्वेश्चन कर लीजिएगा। एक गेंद को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है, तो वह गिरना आरंभ करने से पहले कितनी ऊंचाई तक जाएगा, तो ये भी आसान ही क्वेश्चन है, वीएस का बराबर यूएस का प्लस 2 जीएस है। चलिए एक एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है, वो हम लोग देखते हैं। तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग कर ही लिए, 9.6 मीटर ऊंचाई से छोड़ा जाता है, तो पहुंचने में अंतिम वेग क्या होगा, ये भी हो गया है, ग्राफ बोल रहा है। देखिए ग्राफ भी पूछ दे रहा है यहाँ पे, कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हुए ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या करा, कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकंड से प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम ऊंचाई कितना जाएगा वो ज्ञात करना है, उसके द्वारा तय की गई। अब ऊपर से फिर नीचे आ रहा है, ये तो बता ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, v और t के बीच का ग्राफ बनाते हैं। 15 है, ये मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग फेंक रहे हैं 40 मीटर पर सेकंड से फेंके हैं, तो यहाँ तक पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा वो निकालिए। टाइम आप लोग निकाल के बताइए कि टाइम कितना लगेगा। v इक्वल टू 0 होगा, टाइम निकाल लीजिए, तो फिर हम ग्राफ से बता देते हैं आपको ये क्वेश्चन। g का वैल्यू 10 लेना है, v बराबर हम लोग लगाएंगे u प्लस 80, 0 बराबर 40, टाइम बताइए आप लोग। 4 सेकंड सही आया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10t इक्वल टू 40, तो t इक्वल टू कितना हो गया 4 सेकंड। अब देखिए हमको बोला ये ग्राफ से आप बताइए कि कितना दूरी तय करेगा, फॉर्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं, पर ये बता रहा है कि ग्राफ से आप बताइए कि ये v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s लगा दे करके निकाल सकते हैं एच का वैल्यू, लेकिन उससे नहीं बोल रहा है, ग्राफ से बोल रहा है।
तो देखिए जब 0 टाइम है तो उसका कितना है, 40 है, 40 मीटर पर सेकंड है। v और t के बीच का ग्राफ हम वो लेते हैं और इसका वेलोसिटी फिर 0 हो रहा है। कब 0 हो रहा है, तो 4 सेकंड पर उसका वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। तो इसके द्वारा तय की गया दूरी निकालना है, कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्टेंस अब इसमें तो सिर्फ बोल रहा है कि ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर से नीचे आया ये नहीं बता रहा है। अब नीचे आने का बोलता तब हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0, सिर्फ ये बोल रहा है ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊपर की ओर जा रहा है। फिर नीचे आता है तो हम 0 बोल सकते हैं। अब इससे अगर हम लोग निकालेंगे, इसका एरिया से हम लोग निकालेंगे, ग्राफ से बोल रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार 4 और ऊंचाई कितना हो गया 40। तो यहाँ पे कितना हो गया ये 80 मीटर। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, 80 मीटर की ऊंचाई ज्ञात करें। और उससे भी निकालिएगा v² बराबर u² प्लस 2a से भी, तो उसमें से भी यही 80 आंसर ही आएगा। देखिए अब एनसीईआरटी में ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे देता है तो जरूर है कि आप लोग से पूछेगा ही। जब 10th क्लास में क्वेश्चन दे रहा है, ऐसे ही 11th कह रहा है कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया, 100 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से गिराया गया और उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया, तो परिकलित कीजिए कि दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेगी। एक को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, एक को नीचे से 25 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, तो बताइए कि कहाँ पर दोनों मिलेंगे और कब मिलेंगे। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं, जो तो 11th में करवाते हैं, ऐसे 10th का बच्चा लोग को तो समझ नहीं पाता। देखिए यहाँ पे ये हाइट है आपका 100 मीटर, यहाँ से एक बॉल को गिराया गया और एक बॉल को ये A मान लेते हैं और यहाँ पे ये B मान लेते हैं। इसको ऊपर की ओर फेंका गया आपको 25 मीटर पर सेकंड से और मान लीजिए कि कहीं पे वो मिला, मान लेते हैं यहाँ पे वो दोनों मिला, ठीक है। तो कितना समय में वो मिला दोनों, देखिए दोनों का समय तो बराबर होगा। मान लेते हैं कि टी टाइम में ये गया ऊपर की ओर, ऊपर लाने में टी टाइम लगा, इसको नीचे आने में भी ये टी टाइम लगा, दोनों को तो समान समय लगेगा, समय तो बराबर होगा लेकिन दूरी अलग अलग तय करेगा। मान लेते हैं इसके द्वारा ऐसे लिख देते हैं, ए के द्वारा तय किया गया दूरी ऐसे और इसके द्वारा तय किया गया दूरी एस बी। तो यहाँ से एक चीज हम लोग पता चल रहा है कि ऐसे प्लस एस बी बराबर क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ऐसे प्लस एस बी बराबर कितना होना चाहिए, 100 मीटर, क्योंकि दोनों का तय किया गया दूरी का जो जोड़ होना चाहिए वो 100 मीटर होना चाहिए, तभी वो दोनों एक दूसरे से मिल पाएगा। हम मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद दोनों एक दूसरे से मिल रहा है तो इसके द्वारा ऐसे का मान हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 4a, एक लिए लिखते हैं, तो एक लिए क्या लगाएंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ऐसे बराबर क्या होगा, 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। फिर हम लोग लगाएंगे 4b, बी के लिए हम लोग लिखेंगे तो बी के लिए फिर हम लोग लगाएंगे एस बी बराबर यू टी, तो यू कितना है 25 है, 25 टी प्लस माइनस होगा, यहाँ प्लस नहीं होगा माइनस होगा क्योंकि ऊपर जा रहा है तो जी नीचे लग रहा है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए से प्लस एस बी बराबर 100 करेंगे, ठीक है, ए से प्लस एस बी बराबर 100। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 25 टी, फिर माइनस है यहाँ पे 25 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू 100, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो 25 टी बराबर कितना आ गया 100, तो टी इक्वल टू कितना हो गया 100/25, मतलब 4 सेकंड। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, 4 सेकंड के बाद क्या होगा, दोनों एक दूसरे, हाँ श्वेता सीकर का आंसर सही है। इसी तरह से पैरेलल में सॉल्व कीजिए आप लोग, बहुत अच्छा रहेगा। हम भी सॉल्व कर रहे हैं, अभी सॉल्व कीजिए। टी बराबर 4 सेकंड हो गया अब कहाँ पे मिलेगा, तो ऐसे का मान निकाल लेते हैं। तो ऐसे बराबर कितना है हाफ जी टी स्क्वायर,
तो हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 16, 16 पचे 80 मीटर, मतलब ऊपर से 80 मीटर और नीचे से 20 मीटर, ये बोल सकते हैं। ऊपर से ये 80 मीटर आ जाएगा और जब तक नीचे से ये 20 मीटर जाएगा तो वो मिल जाएगा एक दूसरे से। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका एनसीईआरटी का। ठीक है, ये हो गया आपका 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए एक और लास्ट अच्छा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास वापस लौट जाती है। गेंद ऊपर गई और फिर उसके हाथ में 6 सेकंड में आ गई। तो ज्ञात कीजिए वह किस वेग से ऊपर फेंकी गई, गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई क्या होगी तथा 4 सेकंड के पश्चात गेंद की स्थिति क्या होगी। देखिए कितना अच्छा ये क्वेश्चन दिया। गेंद को हम ऊपर फेंकें, फिर गेंद जो है वो मेरे हाथ में कितने सेकंड में आ गया, तो 6 सेकंड में मेरे हाथ में आ गया। तो ये बताइए कि वो किस वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई और गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई क्या है और 4 सेकंड के बाद गेंद की स्थिति क्या है। तो ये बताइए किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं और नीचे की ओर फेंक रहे हैं तो क्या होगा। एम मास का बॉल है, इसका हम मान लेते हैं कि यू स्पीड से फेंके ऊपर की ओर और ये बॉल ऊपर की तरफ गया। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी उसका क्या हो गया, 0 हो गया। फिर ऊपर जाने के बाद फिर वो क्या हुआ, फिर वो नीचे आ गया। वो तो सेम ही लाइन पे आएगा लेकिन हमें अलग लाइन दिखा दी है कि वो नीचे की ओर आ रहा है। वो ऊपर गया फिर नीचे आ गया और दोनों में जो समय लग रहा है वो 6 सेकंड लग रहा है। मान लेते हैं ऊपर जाने में T1 टाइम लग रहा है, नीचे आने में T2 टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, T1 प्लस T2 बराबर क्या लेना है, 6 सेकंड। ऊपर जाने में लगा समय, नीचे आने में लगा समय, ये क्या होगा 6 सेकंड होगा। तो मान लेते हैं हम ये यू स्पीड से ऊपर की ओर फेंका गया, तो कैसे यहाँ पे काम चलेगा। हाइट हम लोग मान लेते हैं h, हाइट h मान ली। सबसे पहले हम लोग अपवर्ड मोशन के लिए लिखते हैं, फॉर अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, v बराबर u प्लस एटी लगाते हैं। तो v बराबर u प्लस एटी अगर हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पे v क्या है 0, u और माइनस GT, T1 टाइम में ऊपर गया तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी T1 इक्वल टू यू। तो T1 इक्वल टू कितना आ गया u बाई जी, T1 इक्वल टू आ गया u बाई जी। उनतीस 29.4 दिया है आपका आंसर, 3 गुना 9.8। देखिए यहाँ से भी आपका आंसर आ सकता है कि यहाँ पे क्या होता है, जितना सेकंड में ये ऊपर जाएगा उतना ही टाइम में ये नीचे भी आता है, दोनों समय बराबर होता है। ठीक है, ऊपर जाने का और नीचे जाने का जो समय होता है वो लगभग दोनों बराबर होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट हम लगा दें तो भी आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, और नहीं तो फिर आप चलिए फॉर डाउनवर्ड मोशन लगाते हैं, फॉर डाउनवर्ड मोशन। तो डाउनवर्ड मोशन के लिए फिर हम लोग क्या लगाएंगे, ये सेम हाइट वही कवर करेगा। 30 के लगभग आंसर आएगा, सही बता रहे हैं। डाउनवर्ड मोशन में या नीचे की ओर आ रहा है तो नीचे की ओर फिर वो आ रहा है तो फिर वहां पे u बराबर 0 हो जाएगा नीचे की ओर के लिए। फिर h बराबर हाफ GT स्क्वायर लगाएंगे, तो h बराबर हाफ जी T1 T2 स्क्वायर। ये देखिए वही बराबर समय लगेगा, उसी से निकाल लीजिए। ठीक है, फिर और बन सकता है लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम लोग उसको छोड़ देते हैं। तो ये जितना समय में ऊपर जाता है उतना समय में नीचे आता है, दोनों t बराबर होता है। ठीक है, तो दोनों t बराबर होता है यहाँ पे, तो टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा
2t बराबर 6, तो t बराबर 3 सेकंड, मतलब नीचे आने ऊपर जाने में 3 सेकंड लगा है। तो 3 बराबर क्या करेंगे, u/10, तो यहाँ से u बराबर कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। अब u का वैल्यू 30 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर हम लोग लगा देंगे v² बराबर u² प्लस 2as, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v0 का होल स्क्वायर बराबर 30 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू h, ये क्या हो जाएगा 20h बराबर 900, h बराबर 900 बटा 20, 45 मीटर। तो चलिए आपका सारा चीज हम कवर कर दिए, आपका एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन है। एक्चुअली एक क्वेश्चन और है, 4 सेकंड के पश्चात गेंद की स्थिति क्या होगी। तो 4 सेकंड के बाद गेंद कहाँ पे रहेगी ये पूछ रहा है। तो 4 सेकंड के बाद उसका हाइट कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग ये लगा देंगे एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT²। ये क्या होगा, यू का वैल्यू कितना आया 30 गुना 4 माइनस हाफ गुना 10 गुना 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 120, 2 पचे 10, 16 पचे 80, कितना होगा 40 मीटर पे, नीचे से 40 मीटर ऊपर पे रहेगा वो। चलिए तो ठीक है, आपका ये ग्रेविटेशन भी हम कंप्लीट कर दिए। तो कल हम लोग, बहुत लंबा आज क्लास भी हो गया, कल हम लोग ये प्लावन वाल ये सब कर लेंगे, आर्किमिडीज सिद्धांत ये सब कर लेंगे। घनत्व ये समय तो बहुत ज्यादा है नहीं पढ़ना, क्योंकि बहुत ज्यादा लेक्चर वाला चीज ही है, इसमें कैलकुलेशन करने आता है। फिर उसके बाद हम लोग वर्क एनर्जी भी कर लेंगे, वर्क एनर्जी भी हम लोग कल खत्म कर लेंगे। तो कल 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद एक बचेगा। फिर चलिए ठीक है, हो सकता है।